हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपने क्लास 12th का जो कि मोस्टली फर्स्ट चैप्टर होता है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, है ना, मैथमेटिक्स सेक्शन का। मोस्टली दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 12, ठीक है, जिसको हम लोग आज दिखने वाले। ठीक, ये चैप्टर कंबाइंड है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के नाम से, पर पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे और उसके बाद मैट्रिसेस को भी देख लेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, मतलब डिटर्मिनेंट बेसिकली। तो जैसे कि मान लो मेरे पास अगर कोई एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और कोई दूसरी इक्वेशन है मान लो मेरे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है और मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे मैं a2 मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में मैं a1 मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक, अगर मैं ऊपर a2 मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे a1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू a2 c1, राइट। और नीचे अगर मैं a1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू a1 c2, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये इसको घटा दूंगा बेसिकली, तो ये वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई। यहाँ पे y आएगा कॉमन और y के साथ क्या आ जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2, राइट। और यहाँ पे a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगी। और अगर मुझे y की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है तो वो भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, तो ये y की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि ऐसी अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस है, राइट, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस है, इनको आपको लिखना है या फिर सामने वाले को दिखाना है, मतलब इनको बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग y की वैल्यू बोलोगे सामने वाले, क्योंकि y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2, अगर इस तरीके से अगर आप y की वैल्यू बोलोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी सा है ना, बोलने में भी और समझने में भी लगता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही जानो ना, अगर y की मेरे को कोई वैल्यू जाननी है या फिर किसी इक्वेशन को मेरे को बोलना है तो कितना लंबा हो रहा है बोलना, या फिर इसको y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है कितना लंबा हो रहा है। तो इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, है ना, इस इक्वेशन को या जो y की इक्वेशन हमने लिखी है इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर y की वैल्यू में डिटर्मिनेंट के अंदाज में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, वो देखिए, y इज इक्वल टू a2 a1 और c1 c2, सही लिखा है ना, एक सेकंड, a2 a1 और c2 c1, राइट, अपॉन a2 a1 b2 b1। ये सिंपली वैल्यू हम लोग y की इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो सामने वाले को पढ़ने में भी ये बहुत आसानी से पढ़ सकता है वो, और समझ भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ लॉन्ग इक्वेशंस, राइट। सो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो सेम वही आएगी। आपने अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ा होगा क्लास 11th में तो आपको यहाँ से पता होगा कि y इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो इसका y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस, सो a2 b1 माइनस b2 a1, ठीक है, या फिर a1 b2 एक ही बात है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ लिखी हुई है, बस ये थोड़ी सी है ना अच्छे फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो डिटर्मिनेंट का अर्थ ही यही है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि किसी इक्वेशन को हम लोग एक थोड़े से है ना कॉम्पैक्ट से फॉर्म में लिखते हैं या फिर सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक है ना जानकारी हो गई। तो हम लोग आप थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं भाई। ये तो मतलब क्यों क्या होता है डिटर्मिनेंट, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो देखिए भाई,
इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर एंड माइनर्स ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है, कोफैक्टर या फिर माइनर्स ऑफ एलिमेंट। उससे पहले ना हम एक डिटर्मिनेंट की ना मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा। एक बार मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सा क्या होता है। तो इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ पे जो ये A11, A12, A13 आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो आपको दिख रहा है ना A11, A12, A13, इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग एक रो बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरी रो बोलते हैं, और इसको हम लोग तीसरी रो बोलते हैं, राइट। तो इनको हम लोग बोलते हैं रोज। और ये जो वर्टिकल वाले आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, राइट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, है ना। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो 1। इसको हम लोग बोलते हैं रो 2, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रो 3, ठीक है। सेम जो वर्टिकल वाले हैं, इसको हम लोग कॉलम 1 बोलेंगे, इसको कॉलम 2 बोलेंगे, और इसको हम लोग कॉलम 3 बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैंने बता दिया आपको कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, किसी भी एक इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए हम इस डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस डिटर्मिनेंट को 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ये 3/3 का क्या है, डिटर्मिनेंट है। कुछ बच्चे यहाँ पे 3/3 को 9 कर देते हैं, तो ये बहुत मतलब है ना, क्या ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये जो पहला 3 है, ये रो नंबर को, मतलब रो को उसके डिफाइन करता है कि कितने रोज है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। और जो दूसरा 3 है, वो कॉलम को मतलब दर्शाता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो ये हुई मोटी मोटी जानकारी। और अगर हम लोग देखें तो ये जो 3/3 का जैसा डिटर्मिनेंट है, ये ऐसा 3/3 का ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट 4/4 के भी हो सकते हैं, 2/2 के भी हो सकते हैं। A11, A12, A21, A22, इसको हम लोग 2/2 का डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और 4/4 के भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बट जनरली इन द मोस्ट केसेस आपको 3/3 या फिर 2/2 का ही मतलब बनाने का काम होगा, या फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4/4 का जनरली नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ये नंबर देख रहे हो, ये A12, A22, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, ये भी मतलब कुछ लॉजिक से लिखे हुए हैं। जैसे कि हम लोग किसी एक एलिमेंट को उठाए, जैसे कि इस एलिमेंट को हमने उठाया, इसका जो नंबर है वो क्या है, मतलब इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, A13 बोल रहे हैं। तो जो बेसिकली जो फर्स्ट वाला जो नंबर है ना, ये इसकी रो को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो बाद वाला जो नंबर है, ये इसकी कॉलम को दर्शाता है। किसी भी एलिमेंट को आप उठा के देख लो, जैसे कि मान लो कि ये एलिमेंट मैंने उठाया A22, इसको बाहर लेके आओ। इसको अगर हम लोग ढंग से देखेंगे A22, तो ये जो है इसकी अगेन रो को डिफाइन करता है, और ये जो है नंबर, ये इसकी कॉलम को डिफाइन करता है। आप लोग ये देख भी सकते हैं कि A22 है, मतलब सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, इसीलिए ये कैसे बनाया है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो में यहाँ पे आ गया, और ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो तो यहाँ पे, तो ये A22 हम लोग बोलेंगे। जैसे कि मान लो A31 को भी हम लोग बाहर निकाल के अगर देखें, A31, तो अगेन ये जो 3 है, ये रो को डिफाइन करता है, और ये जो 1 है, ये कॉलम को डिफाइन या फिर दर्शाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, रो नंबर 3 है तो 1, 2, 3, और कॉलम नंबर 1 है तो कॉलम नंबर 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और भी देख लो यहाँ पे, जैसे कि A23 है ना, A23 रमी वाला नहीं है ये, है ना, A23 यहाँ पे है। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकाल के फिर से इसको अगर देखेंगे, तो यहाँ पे जो रो नंबर है वो क्या है, 2 है, और जो कॉलम नंबर है वो क्या है, 3 है, राइट। ये 3 क्या है, ये कॉलम नंबर है। तो सेम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, रो नंबर 2, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसीलिए कॉलम नंबर इसका क्या हो गया, 3 हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको, ये जो एलिमेंट्स के बाद वाले जो है A11, A12, उस तरीके से हम लोग उनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। इस 2/2 में हमने वही किया है, A11, A12, तो ये
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसलिए A11 है। यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है इसलिए A12 है, जहाँ 1 रो नंबर को दर्शा रहा है और 2 जो है वो कॉलम नंबर को दर्शा रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद है ना 2/2 3/3 के तो होते ही है, 4/4 के भी डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल है, राइट। 4/4 के भी हम लोग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, A11 A12 A13 A14। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने ना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ना जो रो नंबर, जो पहला जो मतलब पहला नंबर जो रो नंबर को दर्शाता है वो मैंने कांस्टेंट रखा है 1 1 1, और जो कॉलम नंबर को दर्शाता है उसको मैंने बस बदला है A12 A13 A14, राइट। सेम फॉर सेकेंड रो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A44 A41 A42, आई एम रियली सॉरी, अरे भाई ये क्या कर रहा है भाई, A41 होगा यहाँ पे, A42 A43 A44। मैंने कहीं और तो गड़बड़ नहीं की ना, नहीं बढ़िया है बाकी तो ये होगा एक 4/4 का डिटर्मिनेंट। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ऐसा आपके बहुत कम ही सामने आएगा। ठीक है, 4/4 का डिटर्मिनेंट ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिटर्मिनेंट में जो हम लोग कहते हैं ना, जो अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर लिखे, जैसे कि ये जो डिटर्मिनेंट था ये 3/3 का डिटर्मिनेंट था, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा डिटर्मिनेंट के अंदर जो रो नंबर जितनी होगी उतनी ही उसकी कॉलम नंबर होगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर 4 रोज है ना तो 4 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, 4 ही कॉलम्स होंगे, रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर। यहाँ पे 4 ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब 4/3 का डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया, या फिर 4 रो है मान लो ऐसी और 3 ही कॉलम्स है ऐसे, मैंने इस कॉलम को हटा दिया मान लो, लेट सपोज मैंने अगर इस कॉलम को इरेज कर दिया, तो ये एक है ना, मतलब ये कोई वैलिड डिटर्मिनेंट हम लोग इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर रो नंबर्स और कॉलम नंबर सेम होते हैं। जो यहाँ पे रो नंबर है वहीं पे यहाँ पे कॉलम नंबर होगा, वही सेम। यहाँ पे जो रो नंबर है वहाँ पर वैसा, अगर यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं है, अरे ये दिख नहीं रहा क्या, जैसे कि ऐसा 4/3 का अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे जो रो नंबर है वो यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं है, तो ये वैलिड डिटर्मिनेंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जितना रो नंबर है उतना ही कॉलम नंबर होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये बात है। ठीक है, वो हम लोग मैट्रिसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर है ना डिफरेंट हो सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन फॉर डिटर्मिनेंट देयर शुड बी सेम रो नंबर एंड कॉलम नंबर, राइट। सो इसके आगे की कहानी हम लोग अभी देखते हैं। ये तो बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले माइनर देखते हैं, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर देखेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो माइनर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। माइनर का मतलब क्या होता है, बेसिकली छोटा, कोई छोटी चीज़ है या फिर कोई छोटी, मतलब छोटा है कुछ, तो माइनर का मतलब है ना। 18 साल के कम वाले को माइनर बोलते हैं, तो उसी की तरह मतलब छोटा कोई तो है। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, मैं इसको ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको ये समझा पाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इस बार मैं ना थोड़े एलिमेंट स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, ABCDEFGHI। इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं एलिमेंट्स कुछ भी ले सकता हूँ डिटर्मिनेंट में। मैं डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ। मैं डिटर्मिनेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी ले सकता हूँ, मैं एंगल ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, एलिमेंट की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने जो पहले A11 A12 लिए थे, इसकी जगह पे मैं ABCD ऐसा भी ले सकता हूँ। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बेसिकली है ही क्या, इस जी को ही तो हमने A31 माना था। क्या ये जी क्या है, थर्ड रो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो जी को ही तो हमने क्या माना था, A31 माना था, उसको मैंने जी मान लिया थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल बात है नहीं वैसे, है ना।
तो अगर मान लो मेरे पास कोई एक 3/3 का ऐसा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और मुझे किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे कि मान लो लेट सपोज मुझे यही पहला वाला एलिमेंट ए का माइनर निकालना है। तो माइनर से मैंने आपको बोला कि सीधा समझ में आ रहा है कि कोई छोटी चीज़ है, ठीक। तो वो हम लोग निकालेंगे कैसे? सिंपली हमें क्या करना है कि ए की जो कॉलम है उसको आपको हटाना है, और ए की मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ए की जो रो है उसको आपको हटाना है, और ए की कॉलम है उसको आपको हटाना है, और ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे इससे एक नया डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है, EFHI। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए, जिसको कुछ इस तरीके से स्टाइल मार के ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, MA। लेट्स सपोज हम इस ई का माइनर निकालें, तो ई का माइनर निकालने के लिए क्या करना है हमें? ई की जो रो है उसको मिटाओ, ई का जो कॉलम है उसको मिटाओ, इसकी रो, या फिर जाने दो भाई नया ही बना लो, है ABCDEF और GHI। यहाँ पे मान लो मेरे को ई का माइनर निकालना है, तो ई की रो को मिटाओ, ई की कॉलम को मिटाओ, जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको बिल्कुल ऑर्डर के साथ वैसा लिखो, जैसे पहले AC ऊपर है और उसके बाद GI नीचे है। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका माइनर ऑफ ई, माइनर ऑफ ई। इसको स्टाइल मार के कुछ इस तरीके से ME भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यही होता है माइनर, ठीक है। तो बेसिकली माइनर बहुत ही आसान है ना, आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं C का माइनर निकालने की कोशिश करूँ तो इस रो को और इस कॉलम को मैं मिटा दूंगा, ये जो एलिमेंट्स बचेंगे इनसे एक नया डिटर्मिनेंट लिख दूंगा। तो बेसिकली माइनर ऑफ C क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो माइनर ऑफ C क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ C हो जाएगा DEGH, राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ABC के साथ एग्जांपल लेके आपको बताया था। इसके बाद है ना मैं थोड़ा सा वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अपना A11 A12 उसके साथ बताता हूँ, है ना, ताकि आपको और क्लैरिटी भी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज अगर मेरे को कोई मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट में लिखूँ, स्टैंडर्ड 3/3 का डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ मैं, बस जो एलिमेंट्स है उसको मैं स्टैंडर्डली लिख रहा हूँ बेसिकली। कुछ इस तरीके से मैंने एलिमेंट्स को लिखा, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसका माइनर निकालना है A11 एलिमेंट का, है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बस मेरे को इसकी कॉलम रो को मिटाना है कुछ इस तरीके से और कॉलम को मिटाना है। ये जो एलिमेंट्स बचेंगे इससे नया डिटर्मिनेंट फॉर्म करके लिख डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A22 A23 A32 A33। ये क्या हो गया? ये हो गया माइनर ऑफ 11 एलिमेंट, जिसको हम लोग प्यार से M11 के नाम से मतलब ऐसे लिखते हैं, M11, माइनर ऑफ दिस 11 A11 एलिमेंट, उसको हम लोग M11 लिखते हैं। लेट अस सपोज इसका माइनर निकाल के दिखाओ, मतलब आप एक बार ट्राई करिए। तो इसका माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे? इसकी रो को हम लोग काट देंगे, इसके कॉलम को हम लोग काट देंगे, ये वाले एलिमेंट्स बचे बेसिकली, तो इनको लेके एक नया डिटर्मिनेंट बना देंगे A11 A21 A13 A23। तो ये क्या हो गया? हमने इसका माइनर निकाला है तो M32, माइनर ऑफ 32 एलिमेंट, दैट इज M32, ठीक है। बहुत ही आसान है ये माइनर निकालना, बहुत ही आसान है, माइनर निकालना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? M32 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप टाइम पास कर सकते हो, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं करने को, आप कुछ भी किसी का भी माइनर निकाल लो। अगर आप यहाँ पे A13 का तो निकाल ही दिया हमने, A21 का निकालो, चलो A21, तो M21 में इसको सीधा सीधा लिख दूँ माइनर ऑफ A21 को। M21 विल बी इक्वल टू, इसका रो मारो और इसका कॉलम मारो, ये कुछ ज़्यादा ही घिचड़ पिचड़ हो गया क्या? ठीक है, इसका रो मार दिया मैंने, इसका कॉलम मैंने हटा दिया, उसके बाद ये और ये एलिमेंट बचा, तो इसको हम लोग लिखेंगे A12 A13 A32
A33, ठीक है, माइनर ऑफ 2 1। ऐसे आप बथेरे एग्जाम्पल लेके कुछ भी निकाल सकते हो इसके बाद कोई मुश्किल नहीं चीज़ें करना, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग इस पर कर लेते हैं, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं इस पर प्रैक्टिस करना, लेकिन है ना थोड़ा सा देख ही लेते हैं एक बार। जैसे कि कोई एक 3/3 का डिटरमिनेंट लेता हूँ मैं, P Q, या फिर यार क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, P Q कहाँ लूँ, कुछ भी ले लो, P Q R S T V W, ठीक है, P Q ले लो, P Q R S T U V W X, ठीक है, कुछ भी हमने मान लिया, क्या दिक्कत है, कुछ भी हमने मान लिया, डिटरमिनेंट के अंदर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ मान लिया, मेरे को मान लो इसका माइनर निकालना है, ये तो निकाल लिया फर्स्ट का, ये कितनी बार निकालोगे, ठीक है। एलिमेंट बदलने से माइनर निकालने की टेक्निक थोड़ी ना बदलेगी, मैं तो ये समझाने के लिए आपको अलग अलग एलिमेंट लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका माइनर निकालना है मान लो, तो इसका माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एलिमेंट किस रो का है किस कॉलम का है वो देख लो एक बार, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम M23, या फिर सीधा सीधा आप इसको ऐसा MU भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, ये काफ़ी कन्वेंशनल है, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा हम उसकी रो हमको उड़ा देनी है और उसकी कॉलम हमको उड़ा देनी है, तो जो डिटरमिनेंट बचेगा PQ VW उसको हमको लिख देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका माइनर ऑफ 2 3 एलिमेंट, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैसे कि इसका माइनर निकालो, x का माइनर ऑफ x, अगेन फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा है इसको हम लोग पहचान पा रहे हैं, ये एलिमेंट है A33, इसका माइनर हम लोग निकालेंगे M33 कुछ इस तरीके से, या फिर इसको हम लोग MX भी बोलेंगे। अगेन दिस इज अनकन्वेंशनल, दिस इज कन्वेंशनल। उसके बाद हम लोग इसकी रो को हटाएंगे और इसके कॉलम को हटाएंगे, ये जो एलिमेंट्स बचे इनसे एक डिटरमिनेंट लिख देंगे जो कि है PQST, राइट, PQST। दिस इज द माइनर ऑफ 3 3 एलिमेंट, या फिर माइनर ऑफ x हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो माइनर निकालना बहुत ही आसान है, इसके बाद आप लोग कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, है ना। माइनर निकालना बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं इसमें बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लिखने के लिए दूँ तो माइनर क्या होता है, बेसिकली माइनर क्या होता है, अगर मैं एक डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको आपके नोट्स में आपको लिखना है बहुत ही अच्छे से, तो उसके हिसाब से माइनर क्या होता है, अ डिटरमिनेंट आफ्टर रिमूविंग माइनर ऑफ एन एलिमेंट ही लिख ले भाई, तो यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। माइनर ऑफ, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग माइनर ऑफ एलिमेंट में और माइनर ऑफ मतलब डिटरमिनेंट में, वो तो थोड़ा सा। तो माइनर ऑफ एलिमेंट डिटरमिनेंट आफ्टर रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो ये आयत और जयत क्या है भाई, ये नया चक्कर आ गया है। अरे कुछ नहीं है, देखो जैसे हमने डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की थी, A11 A12। जैसे कि मान लो ये एलिमेंट है Q, ये फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे A12, ठीक है, A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जो यहाँ पे रो नंबर क्या दिखा रहा है, 1 जो है वो रो नंबर शो कर रहा है, तो रो नंबर जो शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, और जो कॉलम नंबर शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, J बोलते हैं, AIJ, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ है ही नहीं, I मतलब क्या है, रो नंबर है, और J मतलब क्या है, कॉलम नंबर है। तो जैसे अगर हमें कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट बोलना है, ये तो देखो जैसे कि हमने इसको A11 बोला, इसको A12 बोला, इसको A13 बोला, हमें एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को हमने एक जनरलाइज अगर हमको करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, AIJ बोलेंगे, और IJ की वैल्यू आप पुट करते जाओ, 1 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, और उसके हिसाब से आपको एलिमेंट मिल चला जाएगा। जैसे मान लो कि I की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ और J की वैल्यू 2 पुट करूँ, I = 3
एंड j इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा A32। A32 कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है A32। तो बस उसी को जनरलाइज करके लिख दिया हमने AIJ, है ना, और I और J की वैल्यू पुट करके हम एलिमेंट देख लेंगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अ डिटर्मिनेंट आफ्टर रिमूविंग ith रो, इसका मतलब क्या है, ये वाली रो, वही तो कर रहे हैं हम लोग। उसकी जो रो नंबर है या फिर है ना, हम लोग वही तो कर रहे हैं बेसिकली। जहाँ उसका जो रो नंबर है उसको हम लोग उड़ा दे रहे हैं, और जो उसका कॉलम नंबर है उसको भी हम लोग उड़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही तो लिखा है ith रो एंड jth कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। AIJ वाली टर्म तो इससे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखो AIJ वाली टर्म में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये जो है वो रो नंबर को शो करता है और J कॉलम नंबर को शो करता है, ठीक है, राइट। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हो गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग। और ऐसा ही कुछ हम लोग जब माइनर लिखते हैं ना, तो जैसे हमने इसको जनरलाइज किया है AIJ के टर्म्स में, वैसे हम लोग माइनर को भी, जो हम M11 M32 बोलते हैं ना, उसको भी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। सेम जैसे कि हम माइनर को कैसे जनरलाइज कर सकते हैं MIJ के टर्म्स में, बिल्कुल सेम। हमने क्या देखा अभी, A12 हमारे पास एक एलिमेंट था, A12 हमारे पास एक एलिमेंट था, I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू 2 है। सेम अगर मेरे को माइनर निकालना है सेम एलिमेंट का, तो वहाँ पे भी I की वैल्यू 1 पुट कर दो और J की वैल्यू 2 पुट कर दो। मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप लोग एक बार इसे देख लो, उसके बाद में और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो डेफिनेशन लिख ले भाई मेरे, अगर ज़रूरत लगे तो लिख ही ले। मतलब क्या एक लाइन की डेफिनेशन है, उसमें क्या ही है, ठीक है। तो वही है भाई, माइनर लिखना, वो करना। देखो माइनर, मैंने क्या बोला, माइनर को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, MIJ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, MIJ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और मैंने उसके पहले क्या बोला था कि हम लोग किसी एलिमेंट को AIJ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे I रो नंबर दर्शाता है और J कॉलम नंबर दर्शाता है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही तो लिखा हुआ है भाई। मान ले मेरे पास कोई एक एलिमेंट है A12, राइट, कोई एक एलिमेंट है A12, देख के ही पता चल रहा है फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, इसका माइनर निकालना है। तो इसका माइनर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, एलिमेंट A12 का माइनर हमें निकालना है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या ये इसमें सेम, जो यहाँ पे IJ है वही यहाँ पे IJ है, जो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है वही यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, जो यहाँ पे J की वैल्यू 2 है वही यहाँ पे J की वैल्यू 2 है, सेम। तो जैसे कि A31 कोई एलिमेंट है, इसका माइनर हमें निकालना है, तो हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, M31 के फॉर्मेट में, राइट। मेरे पास कोई और एलिमेंट है A32, इसका माइनर निकालना है तो M32, बहुत ही आसानी है, तो है ना। इस पे इतना टाइम मेरे को नहीं देना चाहिए था, है ना, ये बहुत ही आसान है। तो माइनर को हम लोग कैसे, एक एलिमेंट को हम लोग जनरलाइज करते हैं AIJ के टर्म्स में, और माइनर को हम लोग जनरलाइज करते हैं MIJ के टर्म्स में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही आसान है इतना तो, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए बेसिकली। तो कोफैक्टर हम लोग फटाफट से अब इसके बाद देख लेते हैं, कोफैक्टर क्या होता है भाई। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर तो हमने देख लिया, माइनर में आई डोंट थिंक कोई डाउट अभी आपका बचेगा। हेडिंग डाली कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है हम लोग देखते हैं। कोफैक्टर कुछ नहीं है, कोफैक्टर बस माइनस, मतलब कोफैक्टर बस माइनर ही है, बाकी मतलब कोफैक्टर जो है वो बेसिकली माइनर ही है, बस उसमें हल्की फुल्की सी चेंजेस होती है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक 3/3 का अगेन डिटर्मिनेंट है, स्टैंडर्ड अपना A11, A12, A13, A21, A22, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, A23, A31, A32,
A33। दिस इज अ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट। मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड 3/3 का डिटरमिनेंट है ना, और इसका मुझे माइनर निकालना है। तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए। जैसे मान लीजिए माइनर हमने निकालना देख लिया था, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट का माइनर हमने 1000 बार निकाल चुके हैं हम लोग अभी तक। इस रो को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, जो एलिमेंट आएगा उसको लिख दो, जो एलिमेंट बचेंगे उसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिख दो, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका कोफैक्टर है, ठीक है, इस एलिमेंट का यही कोफैक्टर है। कोफैक्टर बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एलिमेंट है A11, ठीक है, रो नंबर इसका 1 है, कॉलम नंबर इसका 1 है, तो रो नंबर प्लस कॉलम नंबर दैट इज I+J। मैं इसको कह सकता हूँ I+J, क्योंकि इसको हम लोग कुछ AIJ के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे I+J क्या आ रहा है, I+J 2 आ रहा है बेसिकली, विच इज एन इवन नंबर, ठीक है, विच इज एन इवन नंबर। जब भी I+J, जो यहाँ पे कोई भी आप एलिमेंट देखो उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर अगर इवन आ रहा है, तो कोफैक्टर जो होता है उस एलिमेंट का वो बस उसका माइनर ही होता है। माइनर को हम लोग उस एलिमेंट का कोफैक्टर कहेंगे। और सिंस यहाँ पे अगर मान लो कि जैसे A12 मैंने एलिमेंट लिया, A12 मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिया, A12 में रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम लोग AIJ के फॉर्मेट में लिखे तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो बेसिकली I+J क्या बन रहा है यहाँ पे, I+J यहाँ पे 3 बन रहा है, विच इज़ एन ऑड नंबर। जहाँ पे ऑड नंबर हो, जहाँ पे बस I+J की वैल्यू ऑड हो, जहाँ पे एलिमेंट के रो नंबर प्लस कॉलम नंबर की वैल्यू ऑड हो, वहाँ पे बस माइनर के आगे हम लोग एक माइनस लगा देते हैं और वो उसका कोफैक्टर बन जाता है। इसको हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई A21 एलिमेंट है, ठीक है, A21 एलिमेंट है, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 2 + 1 3 आ रहा है, विच इज़ ऑड। तो इसका हम लोग माइनर कैसे लिखेंगे, सॉरी इसका हम लोग कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, इसका हम लोग A21 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। इस रो को मार दो, इस कॉलम को मार दो, जो आपके पास जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उनसे एक नया डिटरमिनेंट फॉर्म करो, A12 A13 A32 A33, राइट। उससे मैंने नया डिटरमिनेंट फॉर्म कर दिया, और क्योंकि इनके रो नंबर और कॉलम नंबर का सम एक ऑड नंबर आ रहा है, तो बस सामने एक माइनस लगा दो, माइनस ऑफ दिस माइनर, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये बहुत ही आसान है यार, कोफैक्टर मतलब बेसिकली माइनर ही है, ठीक है। जैसे अगर हमको इसका कोफैक्टर माइनर निकालना है तो पहले माइनर निकाल लो। A32 का अगर कोफैक्टर बोला है निकालने को, A32 का अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A32 मेरे को निकालना है, तो पहले माइनर निकाल ले मेरे भाई। माइनर क्या आ जाएगा, इसको काट दे, इसको काट दे, ये दोनों बच्चे और ये दोनों बच्चे, तो A11 A21 A31 A क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, A11 A21 A13 है ना भाई, क्या A13 और A23, राइट। तो ये क्या हो गया, उसका माइनर हो गया, माइनर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके I+J का सम जो है वो 5 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग A32 को देखेंगे तो इसके I+J का जो सम है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, विच इज़ अगेन ऑड। तो ऑड है तो हम एक माइनस अपनी तरफ से क्या ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। तो बेसिकली कोफैक्टर माइनर ही कोफैक्टर है, बस हमें देखना है कि वहाँ पे जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है I और J है, उनका सम ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। अगर उनका सम इवन आ रहा है तो माइनर ही कोफैक्टर है, और अगर उनका सम ऑड आ रहा है तो माइनर के आगे बस एक माइनस लगा दो, ठीक है। पहले तो कोफैक्टर निकालना है आपको, तो पहले आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपको उस एलिमेंट का माइनर निकाल लेना है। जैसे और अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊँ, जैसे अगर थोड़ा और अच्छे से हम लोग देखें तो मान ली मेरे पास फिर से एक वही डिटरमिनेंट हम लोग लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33, यही मेरे पास हम लोग मानते हैं डिटरमिनेंट मैंने ले लिया। इसका अगर मेरे को मान ले मेरे को कोफैक्टर ऑफ दिस 2 3 एलिमेंट निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A23 का मेरे को कोफैक्टर निकालना है। तो पहले आंख बंद करके जब भी आपको कोफैक्टर निकालना हो पहले माइनर निकाल दो। इसका रो डिलीट करूंगा मैं, इसका कॉलम डिलीट करूंगा, तो क्या बचेगा, इसका रो अगर मैं डिलीट करूंगा, कॉलम डिलीट करूंगा, जो बचा है उससे एक नया डिटरमिनेंट लिख दूंगा, A11 A12 A31 A32। ये कोफैक्टर, ये क्या बन गया, माइनर बन गया इस 2 3 एलिमेंट का। और हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो I प्लस जे है, ये 2 3 का जो I प्लस जे है उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे I प्लस जे कितना है, I प्लस जे कितना है, यहाँ पे 5 है, दैट इज ऑड। तो माइनर के आगे बस एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो A23 का जो कोफैक्टर है वो क्या आ गया, वो आ गया A23 का जो कोफैक्टर वो क्या आ गया, माइनस टाइम्स A23 माइनर, दैट इज A11 A12 A31 A32, राइट। इतना आसान है भाई ये, ठीक है। और एग्जांपल एक देख लो, मान लो A31 का कोफैक्टर निकालना है, A31 का कोफैक्टर निकालना है, मान लो, देख लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A31, इसका कोफैक्टर निकालना है। बेसिकली A31 का पहले माइनर निकाल दो, इसका रो मार दो, इसका कॉलम मार दो, जो भी बचा है उससे माइनर लिख दो, है ना। A31 का जो माइनर है M31 हम लोग जिसको बोलते हैं, राइट, वो कितना है, A12 A13 A22 A23, ये हो गया माइनर ऑफ 31। उसके बाद I प्लस जे जो 31 है इसको ऐड करो, यहाँ पे I प्लस जे आप लोग सीधी सीधी देख पा रहे हो 4 आ रहा है विच इज़ even, तो यहाँ पे जो माइनर होगा वही इसका कोफैक्टर होगा। सो M31 ही इसका कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर ऑफ A31 इज M31, दैट इज दिस, ठीक है। इट इज़ लाइक इतना ईजी है भाई ये, ठीक है। तो जैसे हमने कोफैक्टर को MIJ के फॉर्म में लिखा था, सॉरी माइनर को MIJ के फॉर्म में लिखा था, कोफैक्टर को हम लोग CIJ के फॉर्म में लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ IJ मतलब है ना, IJ एलिमेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या कोफैक्टर हमको निकालना है, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि को माइनर ऑफ 31 एलिमेंट, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो ये कोफैक्टर ऑफ IJ एलिमेंट। कोफैक्टर निकालना है तो CIJ, माइनर निकालना है तो MIJ, मतलब मैं जनरली इसको बता रहा हूँ। और जो एलिमेंट है उसको हम लोग जनरलाइज करके AIJ के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यही है बेसिकली, और तो इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहली बात, माइनर ही कोफैक्टर है भाई आपका, माइनर और कोफैक्टर में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बस हमको क्या देखना है कि जो I प्लस जे हम लोग जब करेंगे, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर हम करेंगे एक एलिमेंट का, उसका अगर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इवन आ जाए तो हम लोग माइनर ही कोफैक्टर बोलेंगे, और अगर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर ऑड आ जाए तो माइनर के आगे एक नेगेटिव साइन देके उसको हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे। बहुत ही आसान चीज़, निहायत ही आसान चीज़, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, ठीक। और एक देख ले भाई, A22 का कोफैक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, C22, है ना। A22 एलिमेंट जो है इसको कोफैक्टर हम लोग C22 लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C22 कैसे हम लोग, इसका पहले माइनर लिख ले भाई, A22 का माइनर लिख ले, इसको मार, ये जो एलिमेंट्स बचे तेरे 4, इसका लिख ले माइनर, A11 A31 A13 A3, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, A33 है ना यहाँ पे, A33, ये बेसिकली क्या हो गया, माइनर हो गया। और ये जो यहाँ पे A22 का निकाला है, यहाँ पे C22 है, तो I प्लस जे, यहाँ पे अगर हम लोग देखोगे तो I प्लस जे क्या आएगा, 4 आएगा, I प्लस जे 4 विच इज़ even, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा मेरे भाई, मतलब माइनर ही कोफैक्टर बन जाएगा। तो एक पैटर्न अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखेगा कि पहले का अगर मेरे को माइनर निकालना है, या सॉरी पहले एलिमेंट का अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है तो वो तो प्लस होता है या फिर वो माइनर ही होता है, दूसरे का नेगेटिव टाइम माइनर होता है, तीसरे का फिर से माइनर होता है, चौथे का नेगेटिव टाइम माइनर होता है, पाँचवें का फिर से माइनर होता है। ऐसे अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको एक समझ में आ जाएगा, एक पैटर्न दिखेगा आपको कि इसका पहले का पॉजिटिव है कोफैक्टर, मतलब माइनर के आगे पॉजिटिव साइन,
दूसरे के माइनर के आगे नेगेटिव साइन, इसके फिर से पॉजिटिव साइन, इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव, इसके फिर नेगेटिव, इसके फिर पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव। तो इस लॉजिक से भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे को इस A13 का कोफैक्टर निकालना है तो मैं सीधा माइनर लिख दूँ और प्लस माइनस प्लस, माइनर के आगे प्लस लगा दूँ। तो ये थोड़ा सा ठीक अप्रोच है, लेकिन ऐसा मतलब है ना, याद रखना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। आप पूरा जो कन्वेंशनल मेथड है I+J वाला उसी को याद रखें मेरे हिसाब से, तो बढ़िया रहेगा। वरना ये जुगाड़ वाला मेथड तो ये है ही, जैसे कि मान लो मेरे को इसका मतलब ये बताना है कोफैक्टर, तो बेसिकली इसका माइनर लिख डालूंगा मैं और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनर के आगे प्लस लगाऊंगा तो उसका कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, माइनर कोफैक्टर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नए नए सीखे इसलिए आपको लग रहा होगा, आप थोड़ी इस पर प्रैक्टिस और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइनर कोफैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक बार आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। तो वही मैंने आपको बोला, पहले माइनर निकालो, माइनर निकालने के बाद एक एलिमेंट का माइनर निकालो, है ना। माइनर निकालने के बाद उस एलिमेंट के रो प्लस कॉलम का सम करो, अगर इवन आता है तो पॉजिटिव, उसके आगे साइन दे दो, मतलब कोफैक्टर है माइनर। अगर ऑड आता है तो कोफैक्टर मतलब माइनर के आगे एक नेगेटिव साइन दे दो, राइट। ठीक है, तो कुछ इतना ही मतलब बात है बेसिकली। इसका अगर हम लोग एक ढंग से डेफिनेशन लिखना चाहे तो है ना, एक जनरलाइज करके अगर हम लोग लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जनरलाइज करके अगर हम लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, लेट सपोज कोई एलिमेंट Aij है ना, Aij का कोफैक्टर क्या होगा, वो होगा Cij, सही है। और Cij बेसिकली होगा क्या, -1 की पावर I+J इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट Mij। ठीक है, तो ये बेसिकली एक है ना जनरलाइज या फिर एक फार्मूला टाइप हो गया कि अगर मेरे को Cij लिखना है, Cij या फिर कोफैक्टर एक एलिमेंट का लिखना है तो -1 की पावर I+J अगर मैं करूँगा तो I+J अगर इवन आ गया तो I+J अगर मान ली इवन आ गया तो ये -1 तो 1 बन जाएगा, तो Cij = Mij आ जाएगा, राइट। अगर I+J मान ले ऑड आ गया तो -1 का -1 ही रहेगा, तो Cij क्या आ जाएगा, माइनस टाइम Mij, माइनस टाइम्स Mij। ठीक है, तो वही है, मतलब ये थोड़ा सा है ना कन्वेंशनल है, लेकिन आप अपना वाला मेथड याद रखिए भाई कि पहले कोफैक्टर निकालना है, पहले माइनर निकालो, उसके जिस एलिमेंट का हमने माइनर निकाला है उसके रो नंबर प्लस कॉलम नंबर कीजिए, मतलब उनकी एडिशन कीजिए। उसके बाद अगर एडिशन अगर इवन आई तो माइनर ही कोफैक्टर है, अगर एडिशन ऑड आई तो माइनर क्या है, माइनस टाइम्स कोफैक्टर है, राइट। यही बात है भाई, इसको थोड़ा सा है ना जनरलाइज, आप इसको एक बार कॉपी में लिख लेना, है ना, जनरलाइज करके, तो थोड़ा सा और अच्छा होगा। ठीक है, तो बस आई थिंक यहाँ तक हमें एंड कर देना चाहिए आज की क्लास। आज की क्लास में हमने माइनर और कोफैक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। इसकी अगली क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ भाई, है ना। इसमें हमने बेसिकली माइनर कोफैक्टर देखा, अगली क्लास से हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे बहुत तगड़े। एक बार रिवाइज करके आ जाओ बढ़िया से, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।